नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एंथैल्पी, एंट्रोपी और सीपीसीवी रिलेशनशिप के बारे में हमने बात की थी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जूल का नियम। जूल रूल्स क्या है? तो किसी भी तंत्र की ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात तंत्र की ऊर्जा आयतन के इंडिपेंडेंट होती है, मानी आयतन का ज़्यादा रोल, डायरेक्ट रोल इसमें होता नहीं है। किसी भी तंत्र की ऊर्जा और ताप सिर्फ जो फंक्शन होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है, मानी ताप का फलक होती है। अर्थात ई इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अर्थात मैं कह सकता हूँ डेल्टा इज V1 से V2 तक, अगर आयतन में V1 से V2 चेंजेज हुआ है, उस बीच में जो एनर्जी में चेंज हुआ है वो हुआ है सबसे पहले जिसको आंशिक डी ई अपॉन डी वी with respect to T with at constant temperature with respect to dV, अर्थात dE is equal to dE upon delta V at constant temperature with respect to volume is equal to constant। अर्थात हम कह सकते हैं कि जूल थॉमसन प्रभाव ये करता है कि जूल जूल प्रभाव ये कहता है कि जो वेरिएबल है हमारा वॉल्यूम, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अर्थात उसका इस पे आयतन से ऊर्जा के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, अर्थात उस पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन टेम्परेचर वेरिएबल है, टेम्परेचर जो एनर्जी है वो डायरेक्ट टेम्परेचर का वेरिएबल है, अर्थात टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी एनर्जी की हमेशा रहती है। इसके बाद में थॉमसन और जूल के दो कॉन्सेप्ट को एक साथ करके जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में बात की गई। तो जब भी एबायोटिक कंडीशन होती है, रुद्धोष्म परिस्थितियों में किसी गैस का दाब दाब से निर्वात की, मानी कम गैस को दाब से किसी निर्वात की ओर अर्थात निम्न दाब की ओर छोटे से छिद्र से द्वारा गुजारा जाता है या प्रसार किया जाता है, तो ऐसी स्टेज में वहां पर शीतलन का प्रभाव देखने को मिलता है, अर्थात टेम्परेचर कम हो जाता है। इसे जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन का प्रभाव इसको हम जनरली कहते हैं। जब भी इसके बारे में बात की जाती है तो H इज इक्वल टू H इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। H इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो डेल्टा H इज इक्वल टू आंशिक आंशिक की बात करें DH अपॉन DP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू DP, और उसी तरह से बात करें DH अपॉन DT विद एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू dt। मैंने एक बार हम जो एंथैल्पी का फंक्शन करेंगे वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिखेंगे जब भी हम इसको थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लिखते हैं, और एक बार हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर लिखते हैं। जब भी हम टेम्परेचर के रूप में लिखते हैं तो dH अपॉन dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू dP, और फिर लिखेंगे प्लस उसको जोड़ देंगे dH अपॉन dt विद कांस्टेंट प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू dt, अर्थात dH इक्वल टू dH अपॉन dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू dP प्लस CpdT। जो CpdT इक्वेशन हम इसमें पुट अप कर देते हैं, dH अपॉन dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस Cp म्यू पाई, जिसको हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल, भी जनरली हाई क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं। तो रियल गैस की जब भी बात की जाती है तो रियल गैस में म्यू आई का मान मानी केमिकल पोटेंशियल का मान हमेशा 0 प्राप्त होता है। जबकि आइडियल गैस की बात की जाती है तो वास्तविक गैस की बात की जाती है तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव प्राप्त होती है। देखो ऐसा कि आइडियली बिहेव जो है एक समान टेम्परेचर और प्रेशर की परिस्थिति ऐसी डेवलप की जाती है, वहां पर गैस जो बिहेव करती है वो बिहेव होता है आइडियल बिहेव। बट नेचर में ऐसी कोई फिनोमिना नहीं है जो आइडियल बिहेव डिक्लेयर कर सकती है। रियल जो है, रियल में हमेशा इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलती है, अर्थात समस्त वायुमंडलीय गैसों के लिए दाब और ताप की समान परिस्थितियों में जूल थॉमसन गुणांक का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। जूल थॉमसन का जो कांस्टेंट हम निकालते हैं वो कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा इसमें कैसे प्राप्त होती है? पॉजिटिव वैल्यू हमें इसमें अंदर प्राप्त होती है। तो पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होने का मतलब हो गया कि वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि एनर्जी जो होगी वो एकदम गिरेगी, रुद्धोष्म परिस्थितियों की वजह से टेम्परेचर उसमें गिरेगा। नेक्स्ट आता है वर्क ऑफ एक्सपेंशन। देखो जब भी कभी हम बात करते हैं एनर्जी, तो एनर्जी होती है कैपेसिटी टू वर्क, काम करने की क्षमता। जब भी एनर्जी किसी भी वस्तु के ऊपर अप्लाई की जाती है तो फोर्स लगता है, फोर्स की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं कि एफ डी कोस थीटा, जिसको बोल सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। कोई वस्तु किसी एंगल पे एक डिस्प्लेसमेंट उसमें देखने को मिलता है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि प्रेशर के साथ वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो वॉल्यूम क्या हो गया V2, हाइट वॉल्यूम, लोअर वॉल्यूम V1 या VI VF कोई भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो W इक्वल टू P0 से P, P0 से P इज प्रोपोर्शनल टू, या जिसको कह सकते हैं डिपेंडेंट ऑन V2 माइनस V1।
V2 माइनस V1। तो उत्क्रमणीय प्रोसेस जितने भी होंगे, जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे, जैसे N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, इसमें एनर्जी मुक्त होती है 22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा। और इसी तरह सारी उदासीनीकरण उसमें अभिक्रिया जो होती है आदर्श में HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O, ये उदासीनीकरण उसमें होती है। इन सब में एनर्जी चेंजेस को जब भी देखा जाता है तो हमेशा क्या होता है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम जब भी इसकी स्टडी कर रहे हैं तो वर्थ रिवर्सिबल इक्वल टू वर्थ मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्क इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू VI टू VF, इंटीग्रेशन ऑफ VI टू VF इक्वल टू PdV। PdV प्रेशर और उसका वॉल्यूम में जो चेंज है उसके द्वारा इसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो W मैक्सिमम इक्वल टू 2.303 RT log ऑफ VF अपॉन VI, या कह सकते हैं W मैक्सिमम इक्वल टू 2.303 nRT log ऑफ PI अपॉन PF। यानी कि अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, जब भी प्रेशर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अगर इस कंडीशन की बात करते हैं हम, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारे पास में जो पहली वाली स्थिति है कि हम लोग वर्क मैक्सिमम जो निकालते हैं वो किसके प्रीफिक्स में निकाल रहे हैं कि वॉल्यूम के प्रीफिक्स में निकाल रहे थे 2.303 nRT, जो हमारा गैस इक्वेशन है, लोगो VF अपॉन VI। और इसी को मैं प्रेशर के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं, तो W मैक्सिमम इक्वल टू 2.303 nRT लोगो PI अपॉन PF। क्लियर है? यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स तो जो है वो अणु की संख्या के ऊपर प्रेशर कितना था इनिशियल प्रेशर, और फाइनल प्रेशर कितना था, फाइनल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम कितना था। तो समतापीय और रुद्धोष्म परिस्थितियों में आदर्श गैस के प्रसार के लिए W, Q, Du और Dh की गणना इस द्वारा कर सकते हैं, यानी Du इक्वल टू जनरली CVdt, dt इक्वल टू 0, तो व्हेन जब भी क्या होगी Du इक्वल टू भी 0 हो जाएगी। अगर जब भी टेम्परेचर समान बना रहेगा तो ऐसी स्टेज में आवेश 100% आवेश कार्य में परिणित हो जाएगा। मैक्सिमम वर्क की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो Q इक्वल टू W, मानी कार्य हमेशा किस में परिवर्तित हो गया, आवेश किस में परिवर्तित हो गया, आवेश पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो गया। इसी तरह डेल्टा PV इक्वल टू 0, तो डेल्टा U इक्वल टू 0, तो डेल्टा H इक्वल टू 0, माने एंथैल्पी वगैरह सब 0 हो जाती है। तो रुद्धोष्म कंडीशन में जब भी एबायोटिक प्रोसेस होगा तो dQ की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 हो जाती है। तो उष्मागतिकीय फर्स्ट लॉ कहता है dQ इक्वल टू स्मॉल dV अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, माने प्लस du अपॉन dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू dV इक्वल टू PdV। अतः आदर्श गैस के रुद्धोष्म यानी उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रसार के लिए किया गया कार्य, ऐसी स्टेज में अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस है और हमारे पास में आदर्श गैस है तो उसके लिए जो कार्य निकालते हैं W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, इंटीग्रेशन ऑफ PdV इक्वल टू क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर माइनस, टेम्परेचर रुद्धोष्म है इसलिए टेम्परेचर माइनस होगा, T1 से T2 टू T1 से T2 CV dt, इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2 CdV, अर्थात W इक्वल टू माइनस CV T2 माइनस T1, तो डेल्टा U इक्वल टू माइनस W, अर्थात Du इक्वल टू माइनस PdV, अर्थात इसको कह सकते हैं कि एनर्जी तो इस तरह भी जो एंथैल्पी जो हमारी जितनी भी एनर्जी थी उसमें वो कार्य में एंटी साइन है, मानी कि पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो गई, ऊर्जा वहां पर बचती नहीं है। इसलिए कहते हैं कि रुद्धोष्म परिस्थितियां अचानक घटित होती है, उसमें इन्वायरमेंट में उसका मतलब मेन फोर्स जब सोचता नहीं है जितनी देर में तो इवेंट हो जाती है। तो एबायोटिक प्रोसेस को हम जनरली एक इवेंट के रूप में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर एंथैल्पी चेंजेस की बात करूं मैं तो DH इक्वल टू स्मॉल du प्लस PdV प्लस VdP। एक बार हम प्रेशर को स्मॉल वॉल्यूम के डिफरेंस में बात करेंगे, दूसरी बार में वॉल्यूम को प्रेशर के डिफरेंस में बात करेंगे, तो डेल्टा H इक्वल टू VdP, मानी वॉल्यूम और प्रेशर में जो चेंजेज होता है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं किसके द्वारा, एंथैल्पी परिवर्तन के द्वारा। तो थर्मोडायनामिक्स की इस चैप्टर को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसमें कि हम एंट्रोपी, एंथैल्पी, इसके बारे में हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं, वाष्पन की ऊर्जा, वाष्पन की एंथैल्पी, इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया।
और मैक्सिमम हमारा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो सीधा उद्देश्य भी ये रहता है, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम, ऐसा प्रोसेस हो जिसमें ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें अधिकतम कार्य प्रणीत हो जाए, इसलिए एनर्जी लॉस कम से कम हो। एनर्जी लॉस कम होगा तो वर्क ज्यादा मिलेगा, वर्क ज्यादा मिलेगा तो हर व्यक्ति इसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो रिसर्च इंडस्ट्री में इसको हम कह सकते हैं आगे जाके कि वी रिसीव डिजायर प्रोडक्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक स्टडी जिसको आगे जाके कंप्यूटेशनल स्टडी भी हम बोल रहे हैं, कंप्यूटेशनल स्टडी के द्वारा डिजायर प्रोडक्ट बिना रिएक्शन कराए हम एनर्जी कैलकुलेशन करके और ये बता सकते हैं कि इस तरह की काम करने से, इस तरह की रिएक्शन के द्वारा हम डिजायर प्रोडक्ट कैसे प्राप्त करते हैं। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल मैक्सिमम वर्क डन, अधिकतम कार्य की परिणति, कार्य अधिकतम किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू।